नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। 16वीं लोकसभा के संसद सत्र का आज आखिरी दिन था और पिछले 5 साल में 16वीं लोकसभा कामकाज के मामले में बहुत आगे रही। मई 2014 से शुरू हुई लोकसभा में कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक फैसले मोदी सरकार ने लिए, जो देश के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर अनगिनत फैसलों के बीच कॉरपोरेट दिवालियापन, जीएसटी, जनधन खाते, नोटबंदी जैसे कदम महत्वपूर्ण रहे हैं। तो वहीं सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत से लेकर शिक्षा और पेंशन के क्षेत्र में कई नए कदमों की शुरुआत इस दरमियान हुई। आज समझेंगे 16वीं लोकसभा में क्या बड़े फैसले या कानून सरकार ने बनाए, उसका देश और जनता पर क्या असर रहा और भविष्य में इसका असर क्या होगा, और वो कौन से विधेयक रहे जो कानून नहीं बन पाए और उसके पीछे की वजहें क्या थी। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चक्षु राय हमारे साथ हैं, प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम पीआरएस से, आपका स्वागत है। AK भट्टाचार्य साहब आए, संपादकीय निदेशक बिजनेस स्टैंडर्ड से, स्वागत है सर। और प्रदीप कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत चक्षु मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर हम इस 16वीं लोकसभा को देखें तो बहुत सारा एक लंबी फहरिस्त हो सकती है जिस पर हम चर्चा करें, लेकिन मोटे तौर पर इस सरकार ने ऐसे कदम या कानून जो आपको लगता है कि ऐतिहासिक हैं और ये न सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। कविन, जब ये आपने कहा, जब ये 16वीं लोकसभा शुरू हुई थी मई में, तब से लेके अब तक 16वीं लोकसभा में कुछ 1600 घंटे काम हुआ। और इस काम में जो जितने बिल पास हुए इस लोकसभा में, उसमें से कुछ 27% ऐसे बिल थे जो कि वित्तीय विधेयक थे, बिल्स फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द फाइनेंस सेक्टर। जब लोकसभा शुरू हुई थी तभी से ही इनका वो दायरा शुरू हो गया था। पहला जो मुझे बड़ा याद है जो इसमें शुरू हुआ था, वो था कि FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर, उसको 49% कर दिया गया था। उसके बाद लोन रिकवरी के लिए कंपनी से सारफेसी अमेंडमेंट को लाया गया था। IBC अमेंडमेंट, जो इंसॉल्वेंसी मैकेनिज़म्स हमारे देश में उतने इस्टेब्लिश नहीं थे, तो एक वो इंसॉल्वेंसी और मैकेनिज़्म जो कि एक टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी को करे, वो लाया गया। आधार का एक बिल आया गया था जो कि प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर यूसेज ऑफ आधार इंफॉर्मेशन। और फाइनली जो बिल आया वो था GST का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, विच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग एंड फॉर पार्टीज टू गेट टुगेदर. It went to a joint parliamentary committee and then it was passed. What एक जो और चीज़ आई थी वो ये थी, there was a little bit of a focus on bills which dealt with black money. तो एक फॉरेन कंट्रीज़ में जो ब्लैक मनी था उसको वापस लाने के लिए एक बिल आया। एक भगोड़ा जो कानून है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून, जिसमें कि 100 करोड़ से ऊपर की अगर किसी की देनदारी थी किसी बैंक को और वो वापस नहीं आ रहे थे, तो उसका कानून आया। तो वित्तीय मामलों में या फाइनेंस मिनिस्ट्री के मामलों में ये कुछ बिल 16वीं लोकसभा में पास हुए थे। प्रचार सर, जब सरकार ये आई थी 2014 में, आर्थिक हालात और उद्योग इंडस्ट्री की जब बात करते हैं, विकास दर की बात करते हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आज जबकि संसद 16वीं संसद का जो सत्र था, आज आखिरी दिन था, उसके बाद अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आर्थिक पैमाने पर कौन से सबसे अहम आपको बिल नजर आते हैं जो कि मील का पत्थर आपको दिखता है और जिन्होंने दिशा बदली है और भविष्य की दशा भी उस पर निर्भर करेगी? देखिए, जैसे चक्षु जी ने आपको ब्यौरा दिया कैसे कैसे कितने आर्थिक कानूनों का प्रवर्तन किया गया। मेरा मानना ये है कि मैं 5 ऐसे कानूनों की बात कर सकता हूँ जो हमारी आर्थिक और बल्कि सामाजिक जीवन के ऊपर भी बहुत प्रभावशाली है और उसकी दिशा बदल दी है। जो पहला जो मैं मानता हूँ जो कानून बदला गया है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसका ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया गया और मेजॉरिटी सारे प्रदेशों के जो आपके जो असेंबलीज हैं उन्होंने उसको पारित किया। उसके बाद फिर ये लोकसभा में आया। तो ये बहुत बड़ा एक काम था और क्योंकि काम ये था कि इसमें जो एक वित्तीय स्वाधीनता की हम बात करते हैं कि हर प्रदेश
का वित्त मंत्री के पास अपना एक स्वाधीनता है और हर देश, हमारे देश के जो वित्त मंत्री जो हैं उनका एक स्वाधीनता जो थी उसको मिला के वो स्वाधीनता अब एक नई एक बॉडी के पास चली गई है, वो है जीएसटी काउंसिल। अभी उसका उत्तरदायित्व ये है कि कैसी हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस रजीम रहेगी, करें बढ़ेंगी या घटेंगी, किस तरह से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, सबकी चीज़ की अब धरोहर अब जीएसटी काउंसिल है। और जो देश के प्रधान जो वित्त मंत्री हैं और सारे प्रदेशों को 30 प्रदेशों के जो वित्त मंत्री हैं वो इनके मेंबर हैं। तो मैं ये मानता हूँ ये सबसे बड़ा ऐसा कदम है जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, वित्त व्यवस्था और बल्कि सामाजिक व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ी एक गंभीर प्रभाव रखेगा। दूसरा कानून ये था, हमारे देश में जो एक इंडस्ट्री लेवल में जो एक स्ट्रेस लेवल थी, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ता गया, तो बैंकों की जो अवस्था खराब थी, इंडस्ट्री की जो लेवरेज इंडस्ट्री थी उसके बाद इतने ऋण बढ़ गए थे, तो ये जिसे कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो आ गया था, उसको संभालने के लिए एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का प्रणयन किया गया। मैं मानता हूं कि इसकी जो फल हम अभी देखने को मिल रहा है, कैसे काफ़ी जो बैंकें हैं, बैंकों की जो रिकवरी हो रही है बढ़ गई है, बोरोइंग जो बिहेवियर है उसमें बदलाव आया है, और ऐसे बहुत सारे हमारे प्रमोटर हैं जिनके हाथ से अपनी कंपनियां छिन गई हैं क्योंकि वो उन्होंने ऋण की उनकी रिपेमेंट नहीं की। तीसरा मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट में एक ऐसा बड़ा एक नियम लाया गया, रियल एस्टेट एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट। उसके तहत जो बिल्डर्स का जो एक अनरेस्ट्रेन्ड बिहेवियर था कि भाई आपका पैसा लेकर दूसरे की बिल्डिंग बनाएं, उसमें रोक दिया गया। एस्क्रो अकाउंट का प्रणयन किया गया। एस्क्रो अकाउंट से जो पैसा आम आदमी से पैसा लेंगे जमीन बिल्डिंग बनाने के लिए, वो पैसा वो एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा और वो पैसा उसी के लिए व्यवहार किया जाएगा जिसके लिए पैसा लिया गया है। और चौथा जो मैं कहूँगा वो है आपका जो इन्फ्लेशन कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब ही अपने आप अकेले ही करते थे। इस कानून के तहत एक तरफ तो एक जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन लिया जाता था वो अब कमिटी के दरमियान लिया जाता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, उसमें वोटिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। और दूसरा हुआ इन्फ्लेशन टारगेटिंग कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, 4% का बेंचमार्क है। और पांचवा जो मैं कहूँगा वो आपका जो इंसॉल्वेंसी, जीएसटी, रेरा, ये पांचों का मैं इस बार भी जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा है। हाँ, पांचवा ये था कि बहुत सारे ऐसे पुराने ऑब्सोलीट लॉज का विलय हो गया। मैं मानता हूं जैसे कि कानून बनाना जरूरी है, पुराने कानून का विलय करना भी बहुत जरूरी है। और ये भी एक बहुत बड़ा एक कदम था इस 16वीं लोकसभा में, जो कि चक्षु जी बता सकेंगे कितने सारे कानून का विलय किया गया इस लोकसभा के अंदर। वो एक बहुत बड़ा स्टेप मैं मानता हूँ। बिल्कुल। प्रदीप जी, 2 और चीज़ें मैं कहूँगा आर्थिक मोर्चे पर जो हमने देखी हैं उसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? एक बजट की टाइमिंग को लेकर, और दूसरा रेल बजट जो अलग से कभी आता था और उसकी एक बड़ी राजनीति होती थी, और अब जब एक कॉमन बजट के जरिए उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, उसका इम्पैक्ट। कविन जी देखिए, अभी जो एकेबी ने कहा जीएसटी को लेकर, उन्होंने जो बातें कही उससे असहमत होने का कोई सवाल नहीं है। उसमें 2 चीज़ें और मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक कि जिस तरह की फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का माहौल है देश में, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आम राय से पास कराना, वो भी बीजेपी की सरकार के लिए ये बहुत आसान काम नहीं था, जितना आसान बना दिया सरकार ने उसको। ये पहली बार देश के 70 साल के इतिहास में है कि जो एकेबी ने कहा भी कि स्टेट्स ने अपने फाइनेंशियल राइट्स जो है वो छोड़ दिए। ये ऐसा सेंसिटिव मुद्दा था कि इस पर स्टेट जो है कभी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते थे, तो वो उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा आप देखिए कि काले धन को लेकर कानून भी बने और उनका इफेक्ट नजर आ रहा है। अब आज की तारीख में आपकी कंपनी है, आप कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर अगर आप नहीं लौटाते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि वो आपकी कंपनी आपके हाथ से निकल जाएगी।
दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा रेलवे बजट को लेकर, रेलवे बजट और बजट की टाइमिंग को लेकर, देखिए ये प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की थी, उसमें ये पूछा गया कि भाई इतनी देर क्यों होती है जो वार्षिक योजनाएं हैं उनको लागू करने में, उन पर काम शुरू होने में। तो ये बताया गया कि देखिए बजट पास होते होते मई का महीना आ जाता है और डिपार्टमेंट्स को जो पैसा जाता रिलीज होता है, फिर वो जून जुलाई अगस्त का महीना जो है वो मानसून का होता है। ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, दूसरे काम हैं, वो मानसून की वजह से या तो रुक जाते हैं या स्लो हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दो चीज़ें की, एक बजट का टाइमिंग बदलेंगे, दूसरा ये कहा कि 31 मार्च से पहले आपकी वार्षिक योजना हर डिपार्टमेंट की तैयार होनी चाहिए कि जैसे ही फंड रिलीज होता है उस पर काम शुरू हो जाए। तो लगभग 4-5 महीने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को मिलने लगे अपना काम करने के लिए। तो वो ऐसे देखने में तो लगता है कि 1 महीना आगे कर दिया, पीछे कर दिया, उससे क्या होता है, लेकिन उसका काम जो है वो आपको इस सरकार की जो स्पीड है काम करने की उसमें नज़र आता है। जो योजनाएं 5 साल पहले ऐसी बहुत सी हैं जिनको शुरू किया और जिनका शिलान्यास कर रहे हैं, माफ कीजिए, उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये नहीं हुआ कि 10 साल 20 साल 25 साल तक योजना चल ही रही है। तो उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ बजट का। दूसरा, रेलवे बजट को अलग से लाने का औचित्य नहीं रह गया था। जिस तरह की स्थिति है रेलवे की, उसको बजटरी सपोर्ट चाहिए ही, और अलग से बजट का अंग्रेज़ों के समय की परिपाटी शुरू हुई थी, अभी तक चल रही थी, उसका कोई बहुत आर्थिक महत्व जो है अलग से बजट लाने का वो था नहीं। तो कुल मिला के सरकार ने गवर्नेंस को खासतौर से आर्थिक मोर्चे पर सुधारने की और उसमें तेजी लाने की कोशिश की। चक्षु, मैं दूसरे पहलू पर आता हूं, क्योंकि सरकार के बड़ा फोकस अगर मैं देखता हूं जो नए कानून बने या फिर कुछ अध्यादेश और स्कीम्स लॉन्च हुई अगर पिछले 5 वर्ष में देखें, वो है सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक लंबी फेहरिस्त दिखती है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, उसको लेकर कानून हो, सोशल स्कीम्स की बात करें, पेंशन स्कीम की बात करें, मेक इन इंडिया को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो, क्या बड़े फैसले या फिर कानून आपको दिखते हैं जो पिछले इस दरमियान 2014 से और 19 के बीच में सदन की ओर से या संसद की ओर से मोहर लगे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिखते हों? कविन, मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा, आपने एक काफ़ी लंबी लिस्ट दी है। सदन में जो काम हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे कानून आए थे, सिर्फ सरकार की पॉलिसीज ही नहीं थी, सरकार ने कानून भी बनाए थे जो कि काफ़ी सोशली फोकस्ड थे। मैं शुरू करना चाहूँगा, एक मैटरनिटी बेनिफिट बिल हमारी पार्लियामेंट ने पास किया था, जो कि मैटरनिटी लीव की जो अवधि है विमेन के लिए उसको ऑलमोस्ट डबल कर रहा था। एक वो हुआ था। हमारे पास एक नो डिटेंशन पॉलिसी रहती थी स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए कि भाई 1 क्लास तक आपको ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाएगा। कुछ समय पहले वो जो नो डिटेंशन पॉलिसी हमारे राइट टू एजुकेशन के अंदर थी उसको चेंज किया गया। ऐसे ही 2-3 और भी बिल थे। जो हमारा ओबीसी कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा देने की दर्जा नहीं था तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। शीतकालीन सत्र में जो कुछ जनवरी में जब वो ख़त्म हुआ उसमें एक संवैधानिक अमेंडमेंट लाकर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से ऐसे काफ़ी सारे कानून आए जो कि हमारी पार्लियामेंट ने 16वीं लोकसभा में पास किए, जिनका फोकस दोनों तरफ वित्तीय चीज़ों पर तो था ही था, बट सोशल इश्यूज़ पर भी था। सोशल इश्यूज़ में एक ट्रांसजेंडर बिल जो कि पहले राज्यसभा से एक प्राइवेट मेंबर बिल पास होकर लोकसभा आया था, सरकार ने उसको एक सरकारी बिल लाए और उसको पास किया। एक आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे ऐसे बिल थे जो कि दिखने में तो उनके पास क्लॉजेस कम थे, बट उनका एक इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी वो रहेगा। जैसे कि एक काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी लोगों से कि भाई जब बच्चों के खिलाफ अगर रेप होता है तो उसकी सज़ा अगर उसको बढ़ाया जा सके, तो उसकी सज़ा को मेरे ख्याल से अब डेथ पेनल्टी कर दिया गया था। सो दैट वाज अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब इन सभी कानूनों के पास हो जाने के बाद सोचना ये रहेगा कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे और उसके बाद इनका इम्पैक्ट क्या, ये तो आगे के सालों में ही हमें मालूम पड़ेगा।
जी प्रदीप जी, सोशल सेक्टर अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें और जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश होती रही है, लेकिन अगर पिछले 5 साल के आप आंकड़े, कानून, अध्यादेश और स्कीम्स को देखते हैं, क्या बड़े चीज़ें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, आयुष्मान भारत जो ऐतिहासिक कदम और दुनिया के लिहाज से एक नया रिकॉर्ड बनता दिख रहा है, या फिर स्कीम्स की बात करें, पेंशन स्कीम जो सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से, या फिर महिलाओं और बच्चों के लिए जो स्कीम शुरू की गई हैं, और बिजली से लेकर सड़क जो नेटवर्क की बात हुई देश को एक साथ जोड़ने की और जोड़कर दिखाया गया, कैसे आप उन फैसलों को देखते हैं और इम्पैक्ट अगर कहें इन 5 साल की योजनाओं का? ये देखिए, हमारा जो ख़ास तौर से कहें लेबर सेक्टर की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर में लगभग 94-95% है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में 4-5% है। तो जो भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स थोड़ी बहुत बनती थी वो उसी सेक्टर के लिए। इस सरकार ने पहली बार सोशल सिक्योरिटी की दिशा में कदम उठाने का काम किया। शुरुआत जनधन अकाउंट से हुई। वो जैम की जो ट्रिनिटी बनाई, उस समय लगता था कि बैंक अकाउंट खोल के क्या कर लेंगे, भाई पैसा तो है नहीं लोगों के पास, कौन पैसा जमा करेगा, सरकार पैसा देने नहीं जा रही है। लेकिन उस ट्रिनिटी को बना के उन्होंने एक पाइपलाइन सरकार ने बना दी कि जितनी सोशल सेक्टर की योजनाएं, उनका पैसा बेनिफिशियरी को सीधे पहुंचे, इसमें कोई बिचौलिया ना आए। 90,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बचत की है सरकार ने केवल इसके जरिए। तो शुरुआत की जनधन अकाउंट से, उसके बाद अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वहाँ से जो शुरुआत हुई आयुष्मान भारत, और होते हुए आखिरी इस इंटरिम बजट में जिस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों के लिए पेंशन 3,000 रुपये महीने की पेंशन की योजना शुरू हुई है, वो उस सोशल सेक्टर के लोगों को, मतलब उस सेक्टर के लोगों को आश्वस्त करती है कि सरकार देश में कोई है जो हमारे लिए भी सोचती है। अभी तक उनको ये मुझे नहीं लगता कि एहसास होगा कि सरकार उनकी चिंता करती है, वो सरकारों की गिनती में आते नहीं थे। तो ये जो काम किया है, आयुष्मान भारत योजना है। आप देखिए, इलाज में गरीब आदमी का घर बार सब कुछ नीलाम हो जाता था, बिक जाता था, फिर भी इलाज नहीं होता था। आधे लोग ऐसे थे जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए इलाज कराते ही नहीं थे कि जो होगा देखी जाएगी। तो उसका असर उनकी जो आमदनी है, उनकी जो कमाने की क्षमता है, उस पर पड़ता था, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, उनके विकास पर पड़ता था। 5 लाख रुपए साल में अगर इलाज के लिए मिले तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो सोशल सेक्टर में जो योजनाएं ये सरकार लाई और उनको जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया, हालांकि संसद से उज्ज्वला योजना का संसद से सीधे उस तरह से नहीं है, लेकिन सरकार से संबंध है 5 साल का। अब आप उसको देखिए, जब ये सरकार बनी उससे पहले चर्चा 2 महीने 3 महीने पहले क्या थी कि 6 सिलेंडर मिले कि 9 मिले कि 12 मिले। आज 6.5-7 करोड़ लोगों को, गरीबों को मुफ्त में एलपीजी का कनेक्शन मिल गया है। उन महिलाओं से आप पूछिए, तब पता चलेगा कि उनके जीवन में कैसे बदलाव आया है। उसका घर गरीब का हो, ये हर गरीब का, गरीब मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग सबका होता है, लेकिन गरीब आदमी कभी सोचता नहीं। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला है, उनसे कभी बात करके देखिए। वो उनका कहना है कि हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि वो चीज़ें हमारे घर में होंगी जो अमीरों के घर में हम देखते थे कि हमारा पक्का घर है, उसमें पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, उसमें शौचालय है, उसमें गैस का कनेक्शन है। तो ये, और हमको उसके बाद स्वास्थ्य बीमा योजना मिली हुई। तो ये सुविधाएं मिल जाएंगी और बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत दिए हुए उनको सीधे मिल जाएंगी। ये कल्पना लोगों के लिए मुश्किल थी। एक भी सर, सोशल सेक्टर मैं कहूँ कि मेन स्ट्रीम में देखा है सरकार में, और अगर हम, क्योंकि लंबी फेरिस्त में देख रहा था जो है करीब 40 से 42 स्कीम है और करीब 18 से ज़्यादा ऐसे कानून हैं जिसके ज़रिए उनको सपोर्ट दिया गया। एकदम सही बात है। काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स जो चक्षु जी ने, प्रदीप जी ने भी उसके जिक्र की, पर मैं एक स्कीम की जिक्र करूंगा इस वक्त कि जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। वो एक हमारे सामाजिक और सरकारी जीवन में बहुत इसका इन्फ्लुएंस, प्रभाव रखता है। वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक ऐसा एक भारी मतलब बस्ता बन गया था लोगों के लिए और सिविल सर्वेंट्स के लिए कि इसका एक
उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होता था। तो इस सरकार ने, मैं मानता हूँ कि वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो एक सुधार किया है, जिससे कि अगर कोई इंसान, कोई सरकारी नुमाइंदे के पास कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी एसेट्स है जिसके जो कि उसकी जो प्रोपोर्शनेट ज़्यादा है, पर उसके साथ करप्शन या भ्रष्टाचार करने की जो एक इंटेंशन है, उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ये अभी तक जो कानून जो थी वो सरकारी नुमाइंदे के कम्प्लीटली अगेंस्ट थी कि अगर कोई इंसान कोई डिसीजन ले तो अगर मान लीजिए उस डिसीजन वो गलत हो गया तो उसके ऊपर करप्शन का आरोप लग सकता है। पर मेरा मानना यह है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये जो बैलेंस जो था ये कम्प्लीटली सरकारी नुमाइंदों के पास चला गया, उनके फेवर में आ गया। और मैं ये मानता हूँ कि ये कानून के संशोधन से ये जो हमारी जो एंटायर करप्शन की जो एक लड़ाई चल रही थी उसका एक नया आयाम हुआ है। भलाई होता है या खराब होता है ये सामने भविष्य में मालूम पड़ेगा, पर ये एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ है मैं मानता हूँ, जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। पर इसकी मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के संशोधन से काफ़ी एक बदलाव आएगा और आ जाएगा, जिसकी चर्चा शायद हम अगली दशक, बहुत सारे दशक तक करते रहेंगे। और एक और चीज़ प्रदीप जी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर या एसएमई को लेकर बड़ा फोकस रहा है, उस दिशा में कई सारे कानून बनाए गए, कई सारी स्कीम्स को कानून का सपोर्ट देने की कोशिश की गई, चाहे वो किसानों को आर्थिक सहायता की बात हो या एसएमई सेक्टर को सस्ते लोन की बात करें या क्लस्टर बनाने की बात हुई हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की बात हुई। कैसे देखते हो और इसका इम्पैक्ट कैसे देखेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खासतौर पर? नहीं, देखिए, नोटबंदी और जीएसटी से ये इस बात में कोई शक नहीं है कि जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, लेकिन सरकार ने उनकी समस्याएं दूर करने के लिए भी कदम उठाए। उनको चाहे लोन देने की बात हो या कर्ज में ब्याज में छूट देने की बात हो, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करता है। तो अगर आपको देश में रोज़गार बढ़ाना है तो इस सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है जिस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग निर्भर हैं, इसलिए कि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, उनके पास दूसरी कोई स्किल नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट का एक जो प्रयास हुआ वो तो शुरू हुआ ही। किसानों के लिए सरकार ने, मुझे लगता है इतने कम समय में शायद ही किसी सरकार ने इतने कदम उठाए हों। और आखिर में आके जो 6,000 रुपये महीने सालाना जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहें या इनकम गारंटी कहें, जो भी नाम दें, सपोर्ट सिस्टम, उनको मानधन कहा है सरकार ने। तो वो उससे क्या है कि कैश जब हाथ में आता है तो आदमी को ये फ्रीडम होती है कि वो किस तरह से खर्च करे। तो वो एक तरह का जो फील गुड फैक्टर है उससे वो भी आता है। और इसके अलावा जिस तरह से सरकार ने ये किया है, एक तरह का भरोसा लोगों में नजर आता है कि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, आगे और भी कुछ होगा। तो एक उम्मीद जगाना, देखिए सबसे बड़ी बात होती है, राजनीतिक लोगों को चाहिए कि जो वातावरण है वो उम्मीद आशाजनक हो। निराशा का माहौल होता है तो आदमी अपने पोटेंशियल से कम काम करता है। बिल्कुल। उम्मीद हो तो वो अपने पोटेंशियल से ज़्यादा करता है कि हमारे दिन बदल सकते हैं। ये भरोसा, ये उम्मीद जो है वो बहुत बड़ा बदलाव लाती है। ओके, तक्षु, एक आखिरी कमेंट आपका चाहूँगा, क्योंकि कई सारे ऐसे अध्यादेश या फिर मैं कहूँ कि विधेयक थे जो कि कानून की शक्ल ले सकते थे, सरकार की कोशिश रही, लेकिन सहयोग, नंबर्स या फिर सदन के अंदर चर्चा उसको जगह नहीं मिल पाई, वो रह गए। जो कहा जाए कि भरोसा है, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आगे उन पर काम हो। कविन, हमारा संविधान ये कहता है कि जो विधेयक राज्यसभा में आते हैं और राज्यसभा में पेंडिंग रहते हैं तो वो हमेशा के लिए पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कंटिन्यूइंग हाउस है। बट ऐसे विधेयक जो कि लोकसभा में पेंडिंग रहते हैं, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो वो लंबित हो जाते हैं। और वो विधेयक जिन्हें लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में भेज दिया है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो भी लंबित हो जाते हैं। तो इस करके मेरे ख्याल से 40 के लगभग ऐसे विधेयक रहेंगे जो कि लोकसभा के ख़त्म होने पर लंबित हो जाएंगे। कुछ एक का मैं उल्लेख करना चाहूँगा जो कि थोड़े से आम सिटीजन्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है
जिस पर आम सहमति ऑलमोस्ट बन चुकी थी। आज जब चेयरमैन अपने सीट पर बैठे थे और उस बिल को लेने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर तो एग्रीमेंट हो गया था, अब क्या बात है। तो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है वो लैप्स हो जाएगा। एक मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल है जो कि थोड़ी सी इंश्योरेंस में बदलाव ला रहा था, रिस्पॉन्सिबल कर रहा था कि आपको अगर आपका सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो आपको आराम से क्या कहते हैं मदद मिल सके। वो बिल उस पर भी थोड़ी सी अब सहमति नहीं बन पाई है तो वो भी लैप्स हो जाएगा। कुछ पॉलिटिकली कंटेंशियस बिल भी थे, ट्रिपल तलाक और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये भी लैप्स हो जाएंगे। और आखिरी में एक छोटा लेबर से रिलेटेड बिल था, कोड ऑन वेजेस का बिल, जो कि ये कह रहा था कि एक न्यूनतम दर क्या होगी, मिनिमम वेज क्या होगा पूरी कंट्री में या रीजन स्पेसिफिक के लिए। तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा क्योंकि वो पास नहीं हो पाया है। ये तो उम्मीद करते हैं कि जब दोबारा से चुनाव के बाद सरकारें बनेंगी तब इस दिशा में एक बार फिर से काम होगा। और जैसा कि कहा हमारे एक मेहमान ने कि उम्मीद और भरोसा बरकरार रहना चाहिए, तभी दोगुने उत्साह के साथ देश आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने और बताने के लिए कि 16वीं लोकसभा का सफर कैसा रहा और उसमें सरकार ने किस तरह के कानून पेश किए, किन्हें सफलता मिली और उन कानून के जरिए देश की जनता और देश की दिशा कैसे बदल रही है। तो फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। नमस्कार।